नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद सचिन शर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे थे लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2026 के भूगोल विषय के ऊपर और हमने टॉपिक वाइज क्या है सिलेबस को आगे बढ़ा रहे थे। तो अब हमने क्या है 3 से 4 टॉपिक कर लिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है तापमान यानी टेम्परेचर। तो हम बात करेंगे तापमान के ऊपर। किसके ऊपर? तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है? तो आप सबको पता है कि हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा क्या, सूर्य तप यानी इंसोलेशन। कौन सा टॉपिक पढ़ा था, याद है क्या? कौन सा? सूर्य तप। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सूर्य तप। अब कई बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन है कि सर सूर्य तप और तापमान में क्या फर्क है। तो आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। आज के बाद ये कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहने वाला है कि सूर्य तप क्या होता है और तापमान क्या होता है। बहुत से बच्चे इंसोलेशन और टेम्परेचर को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं होता है। कैसे? अभी देखेंगे। जैसे ये क्या है, हमारा सूर्य है, तो इस सूर्य से जो किरणें आती हैं, इस सूर्य से जो किरणें आती हैं उन्हें तो हम क्या कहते हैं बेटा? इंसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। और जब ये सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल को क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। हमें पता है ये है हमारी पृथ्वी और इससे भी क्या है, हमारा वायुमंडल गर्म होता है। ये आती है यानी सौर्यक विकिरण। कौन सी है? सौर्यक विकिरण। और आपको पता है ये कौन सी है? इससे जो आ रही है ये है पार्थिव विकिरण। 3-4 दिन से इसके ऊपर मैं जिक्र कर रहा हूं। पार्थिव विकिरण दीर्घ होती है और जो सौर्यक विकिरण है वो लघु होती है। हमने पढ़ा था सौर्यक विकिरण से वायुमंडल में 14 रुक जाती हैं और पार्थिव विकिरण से 34 रुक जाती हैं, यानी टोटल 48 किरणों से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो अब आप समझे सूर्य तप तो क्या है? सूर्य से आने वाली किरणें क्या है? सूर्य तप कहलाती है। और अगर बात करें कि तापमान टेम्परेचर क्या है, तो सीधी सी बात कि इन सूर्य की किरणों से क्या होता है, जितना गर्म हमारा वायुमंडल होता है सूर्य की किरणों से और पृथ्वी से आने वाली किरणों से जितना गर्म हमारा वायुमंडल होता है उतना ही क्या है, उसको ही हम तापमान कहते हैं। तो समझ गए कि हमारे वायुमंडल को गर्म करने में सौर्य किरणें और पार्थिव किरणें जो भूमिका निभाती है और जिससे वायुमंडल गर्म होता है उसे हम तापमान कहते हैं। तो सौर्यक विकिरण क्या है? सौर्यक विकिरण या सूर्य तप तो सूर्य से आने वाली किरणें और तापमान इन किरणों के द्वारा गर्म किए गए वायुमंडल को ही क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। तो ये अंतर समझ आ गया होगा। अब हम तापमान के टॉपिक पे विशेष चर्चा करते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले हमें क्या है, रटना तो है ही नहीं, हमें किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है। भूगोल विषय में रटने जैसा कोई नाम नहीं है। भूगोल विषय को सिर्फ समझा जा सकता है। तो देखें कैसे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर इसको मैंने 2 शब्दों में बांट लिया, क्या? ताप प्लस मान। क्या? ताप प्लस मान। तो आप खुद जानते हैं ताप का मतलब क्या होता है? ऊर्जा यानी ऊष्मा। क्या होती है? ऊष्मा। और मान का मतलब होता है मापना। ठीक है, यानी ताप यानी ऊष्मा और माप का मतलब होता है मापना। यानी किसी भी वस्तु में ऊर्जा को मापना ही क्या कहलाता है? क्या? तापमान कहलाता है। आप खुद ऐसे, आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। तापमान मिलता कहां से है? ताप कहां से मिलता है, यानी ऊष्मा कहां से मिलती है? एकमात्र ऊष्मा मिलने का स्रोत क्या है? सूर्य। और सूर्य से क्या होती है? हमारी पृथ्वी। यानी या तो हमें पृथ्वी से ऊष्मा मिलेगी पार्थिव विकिरणों के रूप में, या हमें सूर्य से ऊष्मा मिलेगी सौर्यक विकिरणों के रूप में। आप खुद बताना कि आपको ये क्या है? सूर्य, और इससे किरणें आ रही हैं और आपने आपकी पृथ्वी पर कोई चीज रख दी। मानो जैसे आपने प्लेट रख दी। क्या रख दी? प्लेट। जून के महीने में आपने प्लेट रख दी और आपने वो प्लेट लगभग 12 बजे रखी थी दोपहर में, और 2 बजे के आसपास आप आए और आपने उस प्लेट को छुआ, और छूते ही वो प्लेट क्या रही? आपने कहा ओ गर्म है, होता है ना ऐसे। तो वो गर्म कैसे हुई? वो गर्म किससे हुई? वो गर्म सूर्य से आने वाली किरणों से हुई। यानी ये तो आ रहा था क्या?
सूर्य तप, और इस सूर्य तप ने इस वस्तु के अंदर प्रवेश किया और इसको क्या कर दिया, ऊष्मा प्रदान कर दी। क्या प्रदान कर दी, ऊष्मा प्रदान कर दी। और यही ऊष्मा क्या कहलाती है, आपने कहा प्लेट गर्म है, मतलब आपने माप दिया कि ये प्लेट गर्म है। अगर आपके पास मीटर होता मापने वाला तो आप माप देते कि ये प्लेट कितने डिग्री गर्म है। आपने कहा ये प्लेट 35 डिग्री सेल्सियस गर्म है। यानी तापमान को क्या है, आपको पता है थर्मामीटर में मापा जाता है। तो आप देखें, आपने अगर इस ताप को माप देते तो ये क्या हो जाता कि ये प्लेट गर्म है, यानी इस प्लेट में ऊष्मा ज्यादा है। मानते हो, कोई भी चीज जब आप धूप में रखते हो तो वो गर्म हो जाती है। जब वो गर्म हो जाती है, वो कितनी गर्म है, ये चीज होती है तापमान। और उसको गर्म करने वाली जो किरणें हैं वो होता है सूर्य तप। तो यही तो है ताप, यानी ऊष्मा, मापना यानी मापना, यानी कितनी ऊष्मा है उसको मापना ही क्या कहलाता है, तापमान कहलाता है। अब ये ऊष्मा है किसमें, किसी भी वस्तु में या किसी भी स्थान पर, किसी भी वस्तु में या किसी भी स्थान पर। याद करो वो बच्चे वाला उदाहरण कि कोई बच्चा बिना चप्पल के बाहर निकलता है और उसके पांव क्या है, जलने लग जाते हैं। तो जलने लग जाते हैं, उसको गर्म कौन कर रहा है, उस धरातल को, उस स्थान को गर्म कर रहा है सूर्य तप। और सूर्य तप के गर्म करने को ही हमने क्या कहा कि यहाँ पर तापमान ज्यादा है। आप किसी स्थान पर कहते हो यहाँ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, कैसे पता लगा आपको, क्योंकि आपने उस तापमान को मीटर के द्वारा माप दिया कि आज सूर्य की किरणें ज्यादा आई, सूर्य का प्रकाश ज्यादा आया, उसकी वजह से क्या हो गया, तापमान बढ़ गया। 35 से आज का तापमान 40 डिग्री रहा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपने उस सूर्य तप की मात्रा को जिस स्थान पर आई उसको आपने माप दिया, कितनी ऊष्मा प्राप्त हुई, उसी को क्या कहते हैं, तापमान कहा जाता है। तो आशा करता हूं आपको तापमान की जो भी परिभाषा है वो अच्छे से समझ आई होगी। आज के बाद आप सूर्य तप और तापमान में कंफ्यूजन होने वाले नहीं है। सूर्य तप यानी सूर्य से आने वाली किरणें, तापमान यानी वो जिस वस्तु या स्थान पर पड़ के उसको जितना गर्म या ठंडा करती है वो क्या है, तापमान कहलाता है। तो समझ गए। अब बहुत अच्छे से देखो, तापमान की परिभाषा लिखेंगे। लिखें क्या, तापमान की सीधी सी परिभाषा है, लिखें तापमान। और हम बात करें तापमान की कि तापमान क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। तो लिखें कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, कितनी ठंडी है, इसको डिग्री में मापना, डिग्री में मापना तापमान कहलाता है। डिग्री में मापना तापमान कहलाता है, तापमान कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे तापमान क्या है। तापमान यानी कोई भी वस्तु या कोई भी स्थान। आप ये भी लिख सकते हैं कोई भी वस्तु, या मैं इसमें ऐड कर देता हूं कोई भी वस्तु या स्थान, स्थान कितनी गर्म या कितना गर्म या कितना ठंडा है, इसको डिग्री में मापना तापमान कहलाता है। कोई भी वस्तु हो सकती है, वो कोई भी स्थान हो सकता है, वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको हम डिग्री में मापेंगे। जैसे हमने कहा ये कोई स्थान है, क्या है, ये कोई स्थान है और इसका जो तापमान है वो कितना है, 40 डिग्री। कितना है तापमान, 40 डिग्री। ये किसका निशान है, डिग्री का। तो ये हमने बता दिया कि ये कोई स्थान कितना गर्म है, 40 डिग्री। और इसको गर्म किया किसने है, तो या तो सूर्य की किरणों ने या इस पृथ्वी की किरणों ने, यानी या तो सूर्य की किरणों ने या पार्थिव किरणों ने। और ये जो आ रही है ये क्या है, सूर्य तप। तो सूर्य तप और तापमान में अंतर आपको समझ आ गया होगा। तो आपने लिखा तापमान कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है इसको डिग्री में मापना तापमान कहलाता है, या कोई स्थान कितना गर्म या कितना ठंडा है इसको डिग्री में मापना तापमान कहलाता है। तो तापमान की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो तापमान है इसमें लिखेंगे ये तापमान, लिखें ये तापमान वायुमंडल का तापमान है,
ये तापमान किसका तापमान है? वायुमंडल का तापमान है। मतलब आप समझे कि ये जो तापमान है ये वायुमंडल का तापमान है। मतलब वायुमंडल को कैसे गर्म करता है? जैसे ये हमारा सूर्य है और हम बात करें ये हमारा क्या है? पृथ्वी। और इस पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण आती है, सौर्यक विकिरण आती है और वो इस वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये गर्म करती है तो इसमें क्या है? तापमान कैसा रहता है? इसी तापमान की हम बात कर रहे हैं। मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो वायुमंडलीय तापमान की कर रहे हैं कि वायुमंडल में तापमान का क्या प्रभाव रहता है। तो तापमान की परिभाषा समझ ली। अब हमें ये पढ़ना है कि वायुमंडल को गर्म करने वाली विधियां, जो मैंने कल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी थी। क्या कि वायुमंडल में तापमान कैसे प्रभावित होता है या तापमान से कैसे वायुमंडल गर्म या ठंडा होता है। ठीक है, तो ये आपको कल समझा दिया था, दोबारा मैं जिक्र कर लेता हूं। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे, क्या लिखें? क्या वायुमंडल को गर्म करने वाली विधियां लिखेंगे। क्या वायुमंडल को गर्म करने वाली विधियां। और ये मैंने कल आपको बता दिया कि वायुमंडल को गर्म व ठंडा दोनों लिख लेना, गर्म व ठंडा। तो गर्म व ठंडा करने की विधियां हैं वो कल मैंने आपको बता दी। कौन कौन सी? सबसे पहले तो कल मैंने आपको बताया था क्या? संचालन, या इसी को हम कहते हैं क्या? चालन, या इसी को कहा जाता है क्या? परिचालन। ठीक है, परिचालन। ये एक ही बात है, चाहे चालन कह दे, संचालन कह दे, परिचालन कह दे। ये कल समझी थी। क्या होता है संचालन? कि किसी भी वस्तु के एक पिंड से दूसरे पिंड की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और ये स्थानांतरण कब तक होता है? जब तक यहाँ इस पिंड जितनी ऊर्जा ना आ जाए। और ये ऊर्जा चलती कहाँ से है? ज्यादा ऊर्जा वाले पिंड से कम ऊर्जा वाले पिंड की ओर चलती है। और जब ये वस्तु पूरी गर्म हो जाती है तो ये क्या है? संचालन होता है। तो इसी प्रकार कल मैंने बताया था, आपको याद करो कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी, और इसके पास नीचे की परत है। यहाँ की वायु गर्म होती है तो वो इस परत को भी गर्म कर देती है और ये परत ऊपर वाली परत को भी गर्म कर देती है। तो ये प्रक्रिया क्या थी? संचालन या चालन की। अब ये वायुमंडल गर्म हो रहा है ना संचालन या चालन से, कि इसकी जो क्या है, ये जितनी गर्म वायु थी ये इसके संपर्क में आई तो ये गर्म कर दिया, और इस परत के संपर्क में ये परत भी आई तो ये भी गर्म हो गई। तो इस प्रकार वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। कल हमने पढ़ा था सौर्यक विकिरण की बजाय पार्थिव विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है, पढ़ा था ना? तो सेम वही बात है, याद रखेंगे। अब आप लोग दूसरा लिखें। आपको पता है ये इसमें आप लिख सकते हैं कि कल पढ़ लिया, जैसे भी आपने नोट्स बनाए उसमें आप ये देखें कि पीछे वाले पेज पर जाके देखें, जो भी कल हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। तो संचालन या चालन के बाद दूसरा है वो है क्या? संवहन। क्या है? संवहन। तो लिखेंगे दूसरी जो हेडिंग है वो क्या है? संवहन। और ये भी कल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। संवहन क्या होता है? आपने देखा होगा कि वायु जब गर्म हो जाती है और गर्म होकर क्या है? ऊपर उठनी शुरू होती है। लंबवत रूप से जब वो ऊपर उठती है वायु, यानी यहाँ से वायु गर्म हुई और गर्म होकर ये वायु ऊपर उठती है और ये ऊपर उठकर फैल जाती है। फैल जाने से इनका क्या है? आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होने से क्या है? ये हवाएं क्या है? इनका तापमान कम होना शुरू हो जाता है। तो समझ गए ये गर्म कैसे करती है? यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल में फैलती है और वायुमंडल को गर्म कर देती है। तो ये भी कल हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा संवहन, और संवहन से ही क्या है? संघनन की प्रक्रिया होती है, और ये क्या है? संवहन। समझ आया? अब उसके बाद नेक्स्ट लिखें, वो है कौन सा? कल अभिवहन लिखाया था, ठीक है? तो नेक्स्ट कौन सा है? अभिवहन। लिखे क्या? अभिवहन। ये वही है, कल कर लिया था हमने, ठीक है? तापमान में जो वायुमंडल को गर्म करने वाली विधियां, वो सूर्य तप में भी आता है और तापमान में भी आता है। तो आप याद रखें अभिवहन क्या था? कि वायु का क्षैतिज प्रवाह, और क्षैतिज प्रवाह से क्या हो रहा था?
क्या है, जो ऊर्जा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो रही थी, और इसका उदाहरण मैंने बताया था क्या, लू। याद है ना आपको? तो ये अभिवहन भी हमने कर लिया था। उसके बाद एक और है, वो लिखेंगे क्या, विकिरण, रेडिएशन। ठीक है, विकिरण, ये भी आपने समझ रखा है बहुत अच्छे से, फिर भी आप लिख ले विकिरण। क्या है, विकिरण, बहुत ही अच्छे से समझ रखा है। विकिरण यानी रेडिएशन। क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है, तो रेडिएशन की मैं बात कर लेता हूं कि ये दो प्रकार की होती है, विकिरण दो प्रकार की होती है। यानी एक तो जो सूर्य से निकलती है विकिरण, वो कौन सी विकिरण होती है, तो वो होती है कौन सी, सौर्यक विकिरण। कौन सी विकिरण होती है, सौर्यक विकिरण। और एक जो होती है वो किससे निकलती है, पृथ्वी से निकलती है, वो होती है कौन सी विकिरण, पार्थिव विकिरण। तो विकिरण कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है कौन सी, सौर्यक विकिरण, और दूसरी होती है कौन सी, पार्थिव विकिरण। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सौर्यक विकिरण और पार्थिव विकिरण। ये दीर्घ होती है, ये वायुमंडल को ज्यादा गर्म करती है, ये लघु होती है, ये वायुमंडल को कम गर्म करती है। इनकी मात्रा भी वायुमंडल में सिर्फ 14% रुकती है, और इनकी मात्रा वायुमंडल में 34% रुकती है। टोटल विकिरण 48% गर्म करती है, 48% रुकती है, जिससे वायुमंडल गर्म होता है। ये हमने कल पढ़ा था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, उष्मा बजट में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो विकिरण कितनी, दो प्रकार की, सौर्यक विकिरण और पार्थिव विकिरण। ठीक है, सौर्यक विकिरण जो है वो 14% किरणें रुकती हैं, और सौर्यक विकिरण 14 रुकती है, और पार्थिव विकिरण 34 किरणें रुकती हैं। तो टोटल विकिरणों से 48% विकिरणें रुक जाती हैं, जिससे वायुमंडल को गर्म कर दिया जाता है। तो विकिरण भी यानी रेडिएशन भी करती हैं। तो रेडिएशन में लिखें, क्या लिखोगे, लिखेंगे विकिरण दो प्रकार की होती है। लिखें, विकिरण दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सौर्यक व पार्थिव, पार्थिव। ठीक है, अब इसमें लिखे सौर्यक विकिरण की बजाय पार्थिव विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, वायुमंडल अधिक गर्म होता है, अधिक गर्म होता है, क्योंकि सौर्यक विकिरण का 14% हिस्सा ही वायुमंडल में अवशोषित होता है, जबकि पार्थिव विकिरण का, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, पार्थिव विकिरण का, यहां लिख देता हूं, दिखेगा नहीं आपको, पार्थिव विकिरण का 34% भाग, 34% हिस्सा अवशोषित होता है, वह सौर्यक विकिरण लघु होती है, वह पार्थिव दीर्घ होती है, लिख लिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और जो मैंने पहले लिखा चुका हूं, एक बार और लिखा देता हूं, ताकि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ज्यादा याद होंगी। तो लिखे, होता है, अतः
वायुमंडल वायुमंडल का गर्म होना सौर्यक विकिरण की बजाय पार्थिव विकिरण से होता है। ठीक है कि अतः वायुमंडल का गर्म होना सौर्यक विकिरण की बजाय पार्थिव विकिरण से होता है, या वायुमंडल का गर्म होना सौर्यक विकिरण की बजाय पार्थिव विकिरण से होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या विकिरण या रेडिएशन, और इसको मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल गर्म किससे होता है, तो वायुमंडल सौर्यक विकिरण की बजाय पार्थिव विकिरण से ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वायुमंडल का गर्म होना सौर्यक विकिरण से नहीं बल्कि पार्थिव विकिरण से होता है। इससे भी होता है लेकिन इससे कम होता है, मैंने पूरी बात लिखा दी 14% और इससे 34%। ठीक है, तो अभी आप लोग लिख लिया। ये थी वायुमंडल को गर्म व ठंडा करने की विधियां, जो हमने कल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी थी, आज भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, हेडिंग लगाए तापमान में ही, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहने वाला है वो है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लें कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखें, तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर मैं बात करूं तो कैसे, आप खुद समझें कि जो तापमान है वो तापमान क्या है, जैसे जैसे आता है, यानी सूर्य तप आएगा तो तापमान प्रभावित होता है। तो आप मेरे को बताएं, जब हमने सूर्य तप टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये सीखा था कि नहीं सीखा था कि सूर्य तप सभी जगह एक जैसा नहीं प्राप्त होता, सीखा था ना। उसमें हमने कहा था कि कुछ चीजें होती हैं जिनके कारण प्राप्त नहीं होता, कभी पृथ्वी पास होती है, कभी दूर होती है, कभी दिन बड़ा होता है, कभी दिन छोटा होता है। ठीक है, कभी हमने पढ़ा था कि आपतन कोण के कारण होता है। तो हमने ये चीजें सौर कलंकों की बात की थी, तो इसके कारण हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि जो भी सूर्य तप जितना जहां प्राप्त होता है उतना ही वहां पर क्या होता है, तापमान मिलता है। जितना ज्यादा प्राप्त होगा तो तापमान ज्यादा रहेगा, और अगर कम प्राप्त होगा तो कम रहेगा। तो आप माने तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो मुख्य मुख्य कारक पहले लिखेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो है कौन सा, अक्षांश। कौन सा है, अक्षांश। इन सब पे बात करने वाले हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है अक्षांश। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। लिखते जाए आप, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये जो है समुद्र तल से ऊंचाई, इसको उत्तुंगता भी कहते हैं। उत्तुंगता क्या कहते हैं, उत्तुंगता भी बोलते हैं। ठीक है, या इसी को बोलते हैं क्या, एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ये भी याद रखेंगे, उत्तुंगता या एल्टीट्यूड एक ही बात है। इंग्लिश में एल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई, उत्तुंगता या एल्टीट्यूड कहा जाता है। उसके बाद में बात करूं, 3 नंबर जो है इंपॉर्टेंट वो कौन सा है, तीसरा इंपॉर्टेंट है समुद्र तल से दूरी। समुद्र से दूरी ऐसे लिखना, समुद्र से दूरी या समुद्र तट से दूरी ऐसे लिख लेना। ठीक है, समुद्र तट से दूरी भी प्रभावित करती है। उसके बाद में बात करूं 4 नंबर, तो 4 नंबर है क्या, महासागरीय धाराएं। लिखते जाए आप, महासागरीय धाराएं ये सभी तापमान को प्रभावित करती हैं। उसके बाद 5 नंबर अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, स्थानीय पवनें, या इन्हीं को बोलते हैं क्या, प्रचलित पवनें। लिख ले, प्रचलित पवनें। क्या बोलते हैं, प्रचलित पवनें। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो है सतह का ढाल। क्या है, सतह का ढाल, यानी किसी भी सतह का ढाल कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है स्थल विन्यास। क्या है, स्थल
विन्यास यानी स्थल कैसा है, वो कैसे प्रभावित करता है। और लास्ट लिखेंगे क्या, मेघ व वर्षा। मेघ यानी बादल, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या, बादल, और वर्षा, मेघ बादल या वर्षा, व या का मतलब तो इन दोनों में से, ठीक है, मेघ व वर्षा। ये 8 कारक ऐसे हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। अच्छे तरीके से याद कर लो, लिख लो, ठीक है। आप निरंतर पढ़ाई जारी रख रहे हैं ना, ठीक है। पेपर की तारीख बहुत जल्द नजदीक आ जाएगी। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे रिपीट करते रहो, बार बार चीजों को पढ़ते रहो, और आप ना PYQ देखते रहो, ठीक है। आप ये देखो कि पीछे की परीक्षाओं में भूगोल से सिर्फ लैब असिस्टेंट नहीं, कोई भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, आप ये देखो और फिर देखो कि क्या हमारे नोट्स में से प्रश्न आ रहे हैं। अगर नोट्स में से प्रश्न आ रहे हैं तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, ठीक है, और आप और ज्यादा विश्वास के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। लिख ले ये अच्छे तरीके से, रटेंगे नहीं, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये लिख लिया, मिटो दूं, ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं और एक जो टॉपिक है वो पढ़ा रहने देता हूं, क्या, अक्षांश। देखो बच्चों, आप खुद बताओ कि जब हमने सूर्य तप पढ़ा था तब हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या, अक्षांश। और इन अक्षांशों में हमने पढ़ा था कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर हमने क्या किया था कि अक्षांशों को दर्शाया था। कैसे दर्शाया था, याद है क्या अक्षांशों को? तो हमने कहा था कि पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांट दे वो तो क्या है, वो है हमारी भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा। जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे वो तो क्या है, भूमध्य रेखा। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, क्या है, कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ऊपर बना देते, कोई बात नहीं। अब तो दिख रहा है सबको। तो अब देखो, हम बात करें कैसे कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर हमने दर्शाया था, हमने कहा था ये क्या है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और ये जो भूमध्य रेखा है, इसके अलावा हमने बात की थी क्या, कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है उसको हमने क्या कहा था, कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री क्या थी, साउथ थी, उसको हमने कहा था क्या, मकर रेखा। बहुत अच्छे से याद है ना। और ये सभी क्या है, अक्षांश, जो ग्लोब के ऊपर क्या है, उत्तर से दक्षिण की बजाय पूर्व से पश्चिम जो खींचे जाते हैं वो क्या है, देशांत अक्षांश। और जो उत्तर से दक्षिण खींचे जाते हैं वो देशांतर क्या है, लाते हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दिया आपको कि ग्लोब के ऊपर जो भी पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं वो क्या होती हैं, अक्षांश। और उत्तर से जो दक्षिण की ओर खींचते हैं वो क्या होती हैं, देशांतर। अब देखो, ये जो क्षेत्र है कटिबंध में, मैंने आपको बताया इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। सारे वीडियो अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। कैसे, क्योंकि जलवायु विज्ञान के हर एक टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं और सारे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब आपको पता है सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें यानी सूर्य तप यहाँ पर सीधा प्राप्त होता है, यहाँ पर लंबवत चमकता है उष्ण कटिबंध में। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य तप क्या होना शुरू हो जाता है, तिरछा पड़ना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना आप, कि जैसे जैसे हम क्या है, ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, जो सूर्य तप है वो क्या हो जाता है, तिरछा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। कैसे, आप खुद ने कहा कि सर जो लंबवत जो है वो कहाँ पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ है उष्ण कटिबंध में, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और आपको पता है जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा, सीधी सी बात है, वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम। और ध्रुवों पे बर्फ जमी होती है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, पहुंचती है तो बहुत ही कम है मात्रा में। यही है अक्षांश, कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या है, तापमान में कमी आती जाएगी।
ठीक है। एक बात और बताई थी कि भूमध्य रेखा पर बादल ज्यादा छाए रहते हैं और इसके कारण यहाँ हर 24 घंटे में वर्षा हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। इस कारण विषुवत की बजाय कर्क रेखा और मकर रेखा पर टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है। यह बात भी हमने क्लियर कर ली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बादल बनते हैं संवहन से, और बादल बनने से यहाँ पर क्या है, हर रोज वर्षा हो जाती है। हर रोज 2 बजे के बाद यहाँ पर वर्षा होती है, और वर्षा होने से, जैसे हमने लास्ट पॉइंट लिखा था मेघ और वर्षा, तो वर्षा होने से टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा। आप खुद बताओ कि बहुत गर्मी है और वर्षा हो जाती है, उसके बाद ठंड हो जाती है ना, यानी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वही है कि यहाँ होना तो ये था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर क्या है, कम होता जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको एक बात नोट करके और लिखनी होगी कि कर्क रेखा और मकर रेखा की बजाय भूमध्य रेखा के पास टेम्परेचर थोड़ा कम पाया जाता है, क्योंकि वहां पर बादल छाए रहते हैं, वह हर रोज वर्षा होती है, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर कर्क और मकर की बजाय कम पाया जाता है। नॉर्मली रूप से हम बात करें तो जैसे जैसे हम अक्षांशों में ऊपर बढ़ेंगे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत कहाँ पड़ती है, तो उष्ण कटिबंध में, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो उससे टेम्परेचर कम होगा। इसीलिए भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है। याद रखेंगे ना? बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये समझ लिया। अब अक्षांश में लिखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे। क्या? भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वह ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। तो समझ गए आप लोग कि तापमान क्यों कम होता है भूमध्य रेखा से? इसीलिए कि भूमध्य रेखा के वाला क्षेत्र है या उष्ण कटिबंध में सीधी पड़ती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तिरछी होंगी, और तिरछी होने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या है, कम हो जाता है। पर नोट लगाकर एक बार लिखें, आपसे पूछा जा सकता है, नोट लगाएं और लिखेंगे क्या? लिखें भूमध्य रेखा की बजाय कर्क व मकर रेखा पर तापमान अधिक पाया जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर बादल छाए रहते हैं, वह हर रोज
वर्षा होती है, वर्षा होती है। तो समझ गए, कर्क रेखा और मकर रेखा की बजाय ही भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर कम होता है। ये मत समझना कि ध्रुवों से भी कम होगा, नहीं, सिर्फ कर्क और मकर की बजाय थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बादल छाए रहते हैं। बादल क्या करते हैं आपको पता है, सूर्य तप का परावर्तन कर देते हैं, एल्बिडो कर देते हैं, कल ही पढ़ा था। और यहाँ पर क्या, संघनन की क्रिया से वर्षा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। तो तापमान में अक्षांश कैसे प्रभावित करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब लिखे दूसरी बात, दूसरी हेडिंग लगाएं, क्या लिखेंगे? समुद्र तल से ऊंचाई। क्या लिखेंगे? समुद्र तल से ऊंचाई। 2 नंबर हेडिंग लगाएं और लिखें क्या? समुद्र तल से ऊंचाई। और समुद्र तल से ऊंचाई जो है, यानी इसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, मैंने लिखा दिया पहले, या इसको उतंगता भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में उतंगता या एल्टीट्यूड लिखा गया है, ये नहीं लिखा गया समुद्र तल से ऊंचाई। तो समझ गए क्या लिखा है? एल्टीट्यूड या समुद्र तल से ऊंचाई। अब हम बात करें कैसे, तो आपको याद है हमने जब वायुमंडल पढ़ा था उसमें हमने बात की थी क्या? उसमें हमने कहा था कि शोभ मंडल, कौन सा मंडल? शोभ मंडल। और शोभ मंडल में एक बात थी क्या, कि हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तापमान में क्या आती है? कमी आती है। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल में जो भी वायु है वो गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठने से वायु क्या है? फैल जाती है, उसके जो आयतन है उसमें कमी होती है, और आयतन में कमी होने की वजह से क्या हो जाता है? उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने से उसमें जो है ऊर्जा थी वो कम हो जाएगी, और उससे ऊपर जाने पर क्या है? ठंड होनी शुरू हो जाती है, यानी तापमान में कमी आती है। याद करो, और मैंने कहा था ये सिर्फ शोभ मंडल तक ही होता है। तो वही पॉइंट यहां काम करता है, कैसे कि एक सेम अक्षांश पर होने पर भी, जैसे देखो ये एक सेम अक्षांश है और इस अक्षांश पर आपने कहा ये 5 डिग्री अक्षांश है। इस अक्षांश पर आपको पता है कि यहाँ कोई शहर है, उसकी ऊंचाई इतनी है, और एक शहर है वो इतनी ऊंचाई पर स्थित है। तो सेम अक्षांश पर ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से क्या होगा? अब ये इसमें टेम्परेचर क्या है? अधिक मिलेगा, इसमें टेम्परेचर कम मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। और किस हिसाब से आती है? ये सिर्फ क्षोभ मंडल तक आती है, और किस हिसाब से आती है आपको पता है? 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है, और 1000 मीटर, या इसको मैं बोल दूं 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाती है। यानी अगर 165 मीटर ये ऊंचा है तो यहाँ जितना टेम्परेचर होगा उससे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ कम हो जाएगा। अगर ये 165 से 2 बार 165 है, यानी अगर 1 किलोमीटर ये ऊंचा है तो 6.5 कम हो जाएगा। इसीलिए अगर सेम अक्षांश पर है, यहाँ अक्षांश वाली बात काम नहीं कर रही। आप कह दोगे सर कि सेम अक्षांश पर है तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए, नहीं, यहाँ दूसरा रीजन काम कर रहा है। क्या? सेम अक्षांश पर होने पर भी क्या है? यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है समुद्र तल से। अगर समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा है तो क्या होगा? क्षोभ मंडल में हमें पता है ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या है? कम हो जाता है। और कितना कम होता है? 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे कहते हैं तापमान की सामान्य ह्रास दर। क्या कहते हैं? तापमान की सामान्य ह्रास दर। तापमान की सामान्य ह्रास दर यानी ये होती है 1 मीटर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, 1000 मीटर जाने पर या 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो आप समझ गए बहुत अच्छे से कि समुद्र तल से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान की सामान्य ह्रास दर से कम होगा, यानी 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। अगर आपने वायुमंडल की संगठन संरचना टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो उसमें ये बात बहुत अच्छे से बताई गई थी। ये आप सोचो कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा, नहीं,
क्षोभ मंडल तक यानी लास्ट 13 किलोमीटर तक ये कम होता है। औसत 13 है, वैसे हमें पता है ध्रुवों पर 8 है और भूमध्य रेखा पर 18 है। औसत 13 किलोमीटर तक ये क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या है, आप माने कि वैसे वैसे क्या है, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो आपको समुद्र तल से ऊंचाई या एल्टीट्यूड या उत्तुंगता भी समझ आ गया होगा कि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आएगी। किस दर से आएगी, तो तापमान की सामान्य ह्रास दर से आएगी। और किस हिसाब से आती है, 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस और 1000 मीटर जाने पर 1 किलोमीटर, या क्या है, एक ही बात है, चाहे 1000 मीटर बोलूं या 1 किलोमीटर बोलूं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उस पे जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो लिखेंगे, लिखें, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा आपको, एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। लिखें, क्या लिखेंगे, लिखें, समुद्र तल से, समुद्र तल से जैसे जैसे, जैसे जैसे समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तो तापमान में सामान्य ह्रास दर से, सामान्य ह्रास दर से कमी आती है, कमी आती है। तो समझ गए, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में सामान्य ह्रास दर से क्या है, कमी आती है। और अब लिखे सामान्य ह्रास दर क्या होती है, तो लिखे तापमान की सामान्य ह्रास दर, ठीक है, सामान्य ह्रास दर ये क्या है, लिखें 165 मीटर जाने ऊंचाई पर जाओगे तो कितना कम हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। और लिखें 1000 मीटर या 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ये कोई समुद्र तल है, इससे आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या है, 165 मीटर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और आप 1 किलोमीटर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस में कमी होगी। ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक कोई मकान यहाँ है, एक कोई मकान इतना ऊंचा है, तो ये ज़्यादा जो ऊंचाई पर जो स्थित है यहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम पाया जाएगा। तो ऐसे भी टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता है, यानी प्रभावित करता है। बहुत अच्छे। अब उसके बाद लिखे क्या, 3 नंबर जो है वो कौन सा है, वो लिखेंगे। और तीसरा है वो है क्या, समुद्र तट से दूरी। क्या है, समुद्र तट से दूरी या समुद्र से दूरी। लिखे 3 नंबर क्या है, समुद्र से दूरी। अब समुद्र से दूरी से मतलब क्या बेटा, आप खुद देखें, जैसे आपको पता है कि ये क्या है, समुद्री भाग है। समुद्री भाग का मतलब क्या है, यहां जल भाग है, ये कैसा भाग है, जल भाग। और आपने कहा ये क्या है, स्थल भाग। क्या है, स्थल भाग। खुद देखना, तो हमने सुना होगा कि जो भी तटीय क्षेत्र में रहते हैं, जैसे ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, और इस दक्षिणी हिस्से पर आपको पता है कि हम बात करें, यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई है, ठीक है, गोवा है, ये यहाँ पर सब जगह क्या है, जल है। क्या है, जल है। और यहाँ पर हमें पता है हमारा, हम जैसे जैसे समुद्र से दूर जाए तो यहाँ पर हम कहते हैं हमारा राजस्थान है, दिल्ली है। क्या है, दिल्ली है। और ये हमने कह दिया क्या, मुंबई है। क्या है, मुंबई है। तो मुंबई और गोवा एकदम तट पे है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वो क्या होगा, समुद्र तल से समुद्र तट से दूरी बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा, जहां पर जल भाग होता है वहां पर क्या होता है, सम जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु, सम जलवायु का मतलब है कि यहाँ का तापमान कैसा रहता है,
तापमान समान रहता है, तापमान समान रहता है। समान रहने का मतलब क्या है कि यहाँ का जो दैनिक तापांतर है वो क्या रहता है, लिखें दैनिक तापांतर क्या रहता है, दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर कम रहता है। ठीक है, दैनिक तापांतर क्या होता है, तापांतर क्या होता है, तापांतर होता है तापमान में अंतर, कि दिन में कितना तापमान रहा और रात में कितना तापमान रहा, उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे हम कहते हैं क्या, तापांतर। अगर वो दिन की बात है तो वो दैनिक है, अगर महीने की बात है तो वो मासिक है, अगर साल की बात है तो वो वार्षिक है। तापांतर, ताप में अंतर, कि अगर बात करें दिन की तो सबसे अधिकतम तापमान दिन का और सबसे कम तापमान दिन का है। ठीक है, तो ये क्या था, तापमान में अंतर। दैनिक तापांतर क्या है, कम रहता है। जैसे क्यों, क्योंकि ये सम जलवायु यहाँ पर है, तापमान समान रहता है, और जैसे जैसे हम जाएंगे तो क्या है, ये अंदर की ओर समुद्र तट से दूरी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या है, विषम जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तापांतर है वो क्या पाया जाता है, तापांतर अधिक पाया जाता है, तापांतर अधिक पाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई कि जलीय क्षेत्र में यानी जल के आसपास यानी समुद्र के आसपास जो भाग है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर सम जलवायु क्यों पाई जाती है। आपको पता होगा कि गर्मियों में वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं होती और सर्दियों में वहां पर ज्यादा सर्दी नहीं होती। अगर अपने कोई तटीय क्षेत्र में रह रहा है, जैसे कोई चेन्नई रह रहा है, कोई मुंबई रह रहा है, हम फोन करते हैं सर्दी में, क्या कर रहे हो, वो कहते हैं नॉर्मल, हम तो क्या है कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। आप कहते हो कंबल, अरे हम तो रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ हैं और वो यहाँ है, इसी कारण क्योंकि यहाँ पर जलवायु तापमान लगभग समान रहता है और हमारे यहाँ तापमान में अंतर बहुत आ जाता है कि दिन में तो अगर क्या है गर्मी ज्यादा रहेगी तो क्या है रात में क्या है ठंड ज्यादा हो जाएगी। अगर हम पूरे मौसम की बात करें, वार्षिक बात करें, तो क्या है सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। वो किसकी वजह से, यहाँ पर विषम जलवायु है और यहाँ पर सम जलवायु है। ये किस कारण होता है ये भी समझेंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि ये किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, नहीं, ये क्यों है वो भी हम समझेंगे। देखो कैसे, अब हम बात करें क्या, सबसे पहले तो आपको बता दिया तापांतर क्या होता है, याद रखिए तापमान में अंतर, और आप खुद बताएंगे जहां तापमान में कम अंतर होता है वहां क्या है सम जलवायु होती है, जहां तापमान में ज्यादा अंतर होता है वहां ज्यादा। जैसे आपने कहा ये जल भाग है, कौन सा भाग है, जल भाग, यानी ये कौन सा भाग है, जल भाग है, और इस जल भाग की बजाय यहां पर आपने कहा ये कौन सा भाग है, स्थल भाग है, कौन सा भाग है, स्थल भाग। अब आपको एक बात याद रखनी होगी कि जल भाग की बजाय स्थल भाग जो है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा। क्या लिखेंगे, जल भाग, जल भाग देरी से गर्म, देरी से गर्म व देरी से ठंडा होता है, देरी से ठंडा होता है। देरी से ही तो गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। और जो क्या है स्थल भाग है वो क्या है, जल्दी गर्म, जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ठंडा होता है। समझ गए, स्थल भाग ये क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों, क्योंकि अब आप समझेंगे ये देरी से क्यों गर्म होता है और ये जल्दी क्यों गर्म होता है। इसीलिए होता है कि बेटा जल भाग जो है वो क्या है, जो भी सूर्य की किरणें आती हैं उनके लिए पारदर्शी होता है, यानी ये जो है वो सूर्य की किरणों को 20 मीटर तक, कितने तक है, 20 मीटर तक प्रवेश करने देता है। यहाँ से मानो ये 1 मीटर है और यहाँ कितने हो गए 20 मीटर, तो ये एक चौड़ी परत होगी ना, पूरी इतनी चौड़ी परत को गर्म करेगा। ये क्या है सूर्य, इससे जो किरणें आ रही हैं वो पहले यहाँ आएगी, फिर इसको गर्म करेंगी, फिर इसको मतलब इतनी चौड़ी परत को ये सूर्य की किरणें क्या करती हैं, गर्म करती हैं। जब इतनी चौड़ी परत को ये गर्म करेगी 20 मीटर चौड़ी परत को, तो आप मान के चले कि इसमें टाइम तो लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इसी प्रकार स्थल भाग, स्थल भाग क्या कहता है, स्थल भाग इनके लिए सूर्य की विकिरणों के लिए अप्रवेशी होता है, यानी ज्यादा गहराई तक नहीं जाने देता। और स्थल भाग का ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर, कितने मीटर, 1 मीटर, ज्यादा से ज्यादा ये क्या है 1 मीटर, ऐसे माने बस इतनी सी परत, कितनी परत, सिर्फ इतनी सी परत 1 मीटर तक क्या है जो किरणें है वो सूर्य की जाती है। सूर्य की किरणें कितनी जाती है, सिर्फ 1 मीटर। तो अब आप खुद बताओ
कि एक तो ये इतनी चौड़ी परत गर्म हो और एक इतनी पतली सी परत गर्म हो, अगर दोनों में सेम मात्रा में सूर्य की किरणें आ रही हैं तो अब आप बताओ कि जल्दी गर्म कौन सी होगी। आप समझदार हैं, जो छोटी परत है सिर्फ 1 मीटर चौड़ी परत है वो जल्दी गर्म होगी कि 20 मीटर चौड़ी परत है वो जल्दी गर्म होगी। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर, जो 1 मीटर चौड़ी परत है वो जल्दी गर्म होगी और जो 20 मीटर चौड़ी परत है उसमें टाइम लगेगा। तो अब उसमें टाइम लगता है तो ये तो लिखा जल भाग देरी से क्या होता है गर्म। अब क्या होगा, अब जैसे ही दिन चला गया सूर्य चला गया, सूर्य चला गया, अब रात होगी तो आप बताओ, अब सूर्य का ताप नहीं आ रहा, ये ताप अब नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में ताप तो ये है ना, यहां भी ताप है और यहां भी। अब मेरे को ये बताओ इनमें से ठंडा जल्दी कौन होगा, ये पतले वाली परत या ये चौड़े वाली परत। अब जो चीज इतनी देरी से गर्म हुई थी अब उसको इतनी मोटी परत को ठंडा होने में भी तो समय लगेगा, इसीलिए कहा कि जल भाग क्या है, ठंडा भी देरी से होता है, और स्थल भाग क्या है, ठंडा भी क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ठंडा भी जल्दी हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये पतली परत है। अगर ये ठंडा जल्दी होगा और ये क्या है, गर्म भी जल्दी होगा, तो अब आप मानो कि इसने क्या है, गर्म जब ये हुआ तो गर्म हुआ तो इसका टेम्परेचर जल्दी हुआ तो इसका टेम्परेचर मानो चला गया कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। कितना चला गया, 40 डिग्री सेल्सियस चला गया। और अगर अब ये ठंडा होगा तो आपने कहा बहुत जल्दी ठंडा हो गया, अब मानो ये जल्दी ठंडा होकर कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी रात में तो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया और दिन में 40 डिग्री था। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी तापांतर कितना आया बेटा, तो तापांतर आपने कहा सर 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। 20 आ गया ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दिन में तो फुल गर्म हो गया तो टेम्परेचर 40 हो गया, और रात में क्या हुआ, एकदम से ठंडा हो गया तो 20 डिग्री हुआ तो कितना हुआ, 20। ये उदाहरण है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है। तो 20 डिग्री हुआ तो तापांतर 20। अब इसमें समझे, अब ये रात में फुल गर्म हो गया, अब ये रात में क्या हो गया, फुल गर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दिन में तो गर्म हुआ नहीं, इतना नहीं हुआ ना, तो इसलिए सामान्य मौसम रहा। क्योंकि दिन में जैसे मानो, ऐसे मानो कि 9 बजे क्या है, सूर्य की किरणें फुल तेज आने लगी। अब ये 9 बजे से गर्म होना शुरू हुआ, ये तो क्या है 10 या 11 बजे फुल गर्म हो गया। ये तो क्या है 10-11 नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले ऊपर वाली परत गर्म होगी, नीचे वाली, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली, ऐसे करते करते ये क्या है शाम के 6 या 7 बजे तक गर्म होगा। जब 6 या 7 बजे तक गर्म होगा तब तक क्या है, ये सूर्य चला जाएगा, और जब सूर्य चला जाएगा तो ये वापस सूर्य की किरणें नहीं आएगी, तो अब गर्म होना रुक जाएगा, अब ये वापस ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और तब तक ये क्या है बहुत गर्म हो चुका होगा। और अब ये क्या है, रात को जैसे ही सूर्य की किरणें जैसे 7 बजे गई तो ये क्या है 8 या 9 बजे वापस ठंडा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसको ठंडा होने में भी तो टाइम लगेगा, क्योंकि 6 से 7 बजे तक गर्म हुआ था, अब ये ठंडा होगा तो फिर सुबह के 5 से 6 बज जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम ही तो गर्म होने में लगा था। तो इतना टाइम गर्म होने में लगा, इतना इसको ठंडा होने में लगेगा, तो जब 5 से 6 बज जाएंगे तो क्या है जितना गर्म हुआ था उतना ये वापस ठंडा हो रहा है, तो सामान्य टेम्परेचर रहेगा ना, क्योंकि दिन में ज्यादा गर्म होना था तो ये हो नहीं पाया, तो ज्यादा पूरे दिन क्या रहा, नॉर्मल मौसम रहा। रात में इसको ज्यादा ठंडा होना था तो भी ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि ज्यादा टाइम लगा था तो टाइम लगेगा। तो अब रात में भी नॉर्मल मौसम में रहता है, ज्यादा ठंडे नहीं होती, क्योंकि दिन में ये पूरा गर्म हो चुका था, ठीक है। अब इसको रात में भी गर्म नहीं होगा, रात में धीरे धीरे ठंडा होगा, और जब तक ये पूरा ठंडा होगा तब तक सुबह फिर हो जाएगी, और सुबह फिर हो जाएगी तो फिर से ये वापस गर्म होना शुरू हो जाएगा, और नॉर्मल रूप से गर्म होगा तो नॉर्मल मौसम रहता है। तो मानो दिन में इसको गर्म होते हुए टेम्परेचर चला गया कितना, मानो 40 डिग्री, और जब ये 40 से दोबारा ठंडा होगा तो कितना आ गया 30 डिग्री, तो 30 तक ही हुआ, फिर सुबह फिर आ गया, फिर ये क्या हो गया, फिर 40 हो गया, फिर रात को फिर 30 हो गया, तो इसमें कितना अंतर आया 10 डिग्री। तो यहाँ पर तापांतर कितना आया 10 डिग्री, तो उसकी बजाय यहाँ पर तापांतर कम आया, इसीलिए यहाँ की जलवायु सम जलवायु रहती है और यहाँ की जलवायु विषम जलवायु रहती है। इसी कारण क्या होता है कि जब जो समुद्र तट के पास जो भाग होते हैं उन भागों पर तो क्या है सम जलवायु, यानी कम तापमान रहता है, सामान्य तापमान रहता है, और जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाते हैं तो तापमान क्या है बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना तापमान, क्यों, क्योंकि स्थल भाग जल्दी क्या है गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। यहाँ पर सम जलवायु और यहाँ पर विषम जलवायु, तो तापमान में अंतर आ गया ना। इसी प्रकार समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है। मुंबई से अगर आप दिल्ली में जाओगे तो मुंबई शहर का तापमान सम मिलेगा, और दिल्ली का तापमान या राजस्थान का तापमान आपको ज्यादा मिलेगा या विषम मिलेगा। गर्मियों में गर्मी बहुत होगी, सर्दियों में सर्दी बहुत होगी। यहाँ गर्मियों में भी वैसा ही मौसम रहेगा जैसा सर्दियों में रहेगा। तो समझ गए आप बहुत अच्छे तरीके से, वेरी गुड। लिखेंगे, लिखें, लिखें।
लिखें, समुद्र से दूरी में लिखें कि समुद्र तटीय भागों पर समजलवायु यानी ताप लगभग समान पाया जाता है, लेकिन समुद्र से दूरी बढ़ने पर विषम जलवायु हो जाती है जिससे वहाँ तापमान में ज़्यादा अंतर होता है। तो समझ गए आप, क्योंकि समुद्र तटीय भागों पर सम जलवायु यानी तापमान समान पाया जाता है लगभग, क्योंकि दैनिक तापांतर कम होता है। और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, वहां पर क्या होगा कि तापमान जो है विषम जलवायु में बदल जाएगा, यानी तापमान में अंतर पाया जाएगा। जब गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और जब सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। आपने सुना होगा कि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। इसीलिए हमारे राजस्थान का जो चूरू जो क्षेत्र है वो क्या है, सर्दियों में सबसे ठंडा और गर्मियों में सबसे गर्म होता है, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है, रात में जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन में तो ज़्यादा तापमान हो गया और रात में कम तापमान हो गया, तो बीच का अंतर देखो तापमान के। दिन में तो मानो वो 50 डिग्री चला गया और रात में वो क्या हो गया, 20 डिग्री हो गया, तो लगभग बीच में 30 डिग्री का अंतर आ गया और बहुत होता है ये तापांतर बढ़ता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर समुद्र तटीय भाग नहीं है, यानी जल का प्रभाव नहीं है। और जलीय क्षेत्र में अगर रात को 40 होता है, अगर दिन को 40 होता है तो रात को लगभग 35 या 30 के आसपास रहता है, यही मौसम रहता है। तो ना तो ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा सर्दी, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे हम समुद्रों से दूर आते हैं वैसे वैसे क्या है, तापमान बढ़ता है, गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत सर्दी, और यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपने जो लिखा था 1 नंबर, उसमें जो क्या सा अक्षांशों का जो प्रभाव था, उसमें मेरे को एक बात याद आई है, आप उसका एक उदाहरण और लिख लें। अक्षांश जो लिखा था उसका एक उदाहरण और लिख लें, और उस उदाहरण में आप क्या लिखेंगे, उस उदाहरण में आप लिखें कि अधिकतम तापमान याद आ गया तो मैं बता देता हूं। अधिकतम तापमान यानी हमने कहा था भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, लगभग कर्क और मकर रेखा का क्षेत्र, वहां पर अधिकतम तापमान पाया जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अधिकतम तापमान पाया जाता है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो वहां का कुछ क्षेत्र है, लिखे। सबसे पहले तो एक देश है, कौन सा, लीबिया। और ये लीबिया कहाँ है बेटा, ये लीबिया है कहाँ, अफ्रीका में। कहाँ है, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका का। और लीबिया में एक जगह कौन सी, अल अजीजिया। और अल अजीजिया जगह पर सबसे अधिकतम तापमान पाया गया कब है, 1922 में। और यहाँ का टेम्परेचर था कितना, 58 डिग्री सेल्सियस। 1922 में क्या है, यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया कितना, 58 डिग्री सेल्सियस। ये अक्षांश में लिखना, 1 नंबर प्रभावित करने वाला कारक था ना, उसमें लिखना अधिकतम तापमान अफ्रीका के लीबिया में एक जगह कौन सी, अल अजीजिया, वहां पर 58 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया। इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो है कौन सा, डेथ वैली। कौन सा है, डेथ वैली यानी मृत घाटी। ये कहां पर है, ये है यूएसए में। और यहां पर कितना तापमान दर्ज किया, तो 57 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो ये दोनों आपको पता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान, ये उदाहरण था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो 1922 में लीबिया या अल्जीरिया में 58 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, वहीं डेथ वैली यूएसए में 57 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ठीक है, ये लगभग 1913 के आसपास की बात है।
तो अब उसके बाद लिखे न्यूनतम तापमान। आपने कहा सर कि ध्रुवों की ओर जो है हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बिल्कुल कम हो जाता है और इसका उदाहरण भी मैं आपको देता हूं। क्या लिखे, न्यूनतम तापमान। और न्यूनतम तापमान मैंने कहा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो तापमान कम होगा। तो वो कम कैसे होगा, देखो सबसे पहले लिखे सबसे कम तापमान है वो कहाँ है, अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव है ना, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में एक जगह कौन सी, अकोष्टक, अकोष्टक। और ये जो जगह है अकोष्टक, यहाँ पर क्या है, कितना टेम्परेचर, -89 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। कहाँ, अंटार्कटिका, या लिख लेना क्या, दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव पर एक जगह कौन सी, अकोष्टक, वहां पर -89 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ठीक है, दूसरी जो जगह है ये अब आपको पता है एकदम ध्रुवों पे है ना, तो वहां पर -89 डिग्री 89 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां पर दर्ज किया गया। वहां पर कोई लोग वगैरह नहीं रहते, ये बस नॉर्मली क्या है पता करने के लिए कि क्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों पे जाए तो तापमान कम होता है, तो बिल्कुल होता है। वहां पर 89 डिग्री सेल्सियस तापमान है दर्ज किया गया। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण एकदम उच्च अक्षांशों का है। उच्च अक्षांशों का मतलब अब मैंने कल बताया था, उच्च अक्षांश यानी निम्न अक्षांश तो होते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास कर्क रेखा से आर्कटिक के बीच होते हैं मध्य, और आर्कटिक से ध्रुवों के बीच जो होते हैं वो होते हैं कौन से, उच्च अक्षांश। तो ध्रुवीय क्षेत्र की बात हो रही है, वहां पर आपको पता है एक देश है रूस। कौन सा देश है, रूस, एकदम ऊपर। तो उस रूस के अंदर एक जगह है कौन सा, हम कह सकते हैं साइबेरिया। कौन सा, साइबेरिया। और साइबेरिया का भी कौन सा क्षेत्र, पूर्वी साइबेरिया। और वहां पर एक जगह कौन सी, बर्खोनस्क। कौन सी है, बर्खोनस्क। और बर्खोनस्क जो जगह है वहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर क्या है, -68 डिग्री सेल्सियस। कितना, -68 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और ये बर्खोनस्क है कहाँ, तो हम बात करें रूस में पूर्वी साइबेरिया। कहाँ पर, रूस में पूर्वी साइबेरिया। तो ये कहाँ है, पूर्वी साइबेरिया। तो रूस में ये कहाँ है, पूर्वी साइबेरिया। तो बर्खोनस्क जो है वहां पर 2 नंबर पे कम पाया जाता है। तो ये दोनों क्या है, उच्च अक्षांशों की बात थी। किसकी बात थी, उच्च अक्षांशों की। यानी अंटार्कटिका या अकोष्टक हम बात करें 89 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी ध्रुव, और बर्खियोनास की बात करें तो -68 डिग्री सेल्सियस रूस के में पूर्वी साइबेरिया में पाया जाता है। तो हमें ये बात एकदम से याद आ गई तो मैंने आपको बता दी, कहीं आपको ये उदाहरण के रूप में भी बता दिया। कई बार पूछ लिया जाता है कि अधिकतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया या न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया, तो ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये था। आज हम सिर्फ इन 3 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सारे समझाए तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी। तो हम बात करें, आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अभी जो आगे 5 पॉइंट और रहते हैं इनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में से प्रश्न आता ही आता है। एनसीईआरटी में 4 या 5 ही दे गए, मैं आपके लिए 3 से 4 और अलग बुकों से लेकर आया हूँ, ताकि आपके लिए कोई चीज़ रह ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।